हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज हम बात करेंगे 14 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। बैंक, एसएससी, रेलवे में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो ये करंट अफेयर्स का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप अगर अच्छे से न्यूज़ कवर करेंगे तो आपको सब कुछ एग्जामिनेशंस में एज इट इज़ देखने को मिलेगा। और हमारी जो न्यूज़ होती हैं वो हमेशा न्यूज़पेपर से होती हैं, जैसे कि द हिंदू, आपका इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड। तो यहाँ से हम जो बहुत ही क्लासिक न्यूज़ होती है और गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं पीआईबी, वहाँ से हम पूरा कंपाइलेशन जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। और इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ वर्जन है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करेंगे, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है आपके लिए दे रहा हूँ, ताकि आप एप्लीकेशन डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएँ। जो नील रबर है वो किस झील से उसका उद्गम होता है, ये आपको बताना है। कई बार इसको नाइल रिवर बोलते हैं, कुछ लोग इसको नील रिवर भी बोलते हैं, तो दोनों ठीक है। तो ये जो नाइल रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से लेक से, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। N. Rangaswamy has recently taken oath as the Chief Minister of the Union Territory of Puducherry for a record 5th time. He is the founder of the which of the following political party? जो ये एन रंगास्वामी हैं, अभी इन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है उसके मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो आपसे कहा गया है कि वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक हैं। तो इनका जो राजनीतिक दल है उसका नाम है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है AINRC। तो अभी जो AINRC के जो फाउंडर हैं और पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, और ये 5वां कार्यकाल जो है वो अपना यहाँ पर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पुडुचेरी जो है वो एक फुल्ली स्टेटहुड नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये काम करता है। तो यहाँ के जो नियम हैं वो अलग राज्यों से थोड़े से अलग होते हैं। और यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी संख्या केवल 10% ही हो सकती है। अगर 30 सीटें हैं यहाँ पर तो 3 मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो फुल्ली स्टेटहुड होते हैं उनका अपना फाइनेंस कमीशन होता है, वहाँ पर अपनी MLA और MLC की जो सीट्स हैं वो अपनी अलग अलग होती हैं, ठीक है। और पूरे स्टेट का एक अपना चीफ मिनिस्टर और एक अपना गवर्नर होता है। बट अगर मैं एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो वहाँ पर आप देखेंगे MLC वगैरह की सीट्स तो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो नहीं होता है, ठीक है। बट अपने पास में जो है इनके पास अपना फाइनेंस कमीशन भी नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे मॉनिटरिंग करता है, वही इनको फंड प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर जो है स्टेट जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं यहाँ पर LG होते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में आप देखोगे LG होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट एक स्टेट होगा वहाँ पर गवर्नर होते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आपसे बस यही पूछाएगा कि इनका कौन सा टर्म ये कर रहे हैं, तो ये 5th टर्म कर रहे हैं। और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं एन रंगास्वामी, और लीडर है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस AINRC के, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूनियन टेरिटरी है ये विद द लेजिस्लेटिव असेंबली इट ऑपरेट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। तो जो यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में, तो ये ऑपरेट करती है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है इसको काम करने के तहत जो है वो प्रोविजंस दिए गए हैं। और यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो विधानसभा होती है उसके कुल सदस्य, जिसमें जैसे कि 30 सीटें हैं तो 30 सीटों का 10% जो है वो यहाँ पर काउंसिल मिनिस्टर्स का साइज यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये एक की हाईलाइट है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का नेम और जो इनका टर्म माइलस्टोन है वो 5th टाइम है, ठीक है। और दूसरी बार अगर आप देखेंगे पहले कब कब इन्होंने किया है तो 1 से 8 रहे, फिर 11 से 16, और मतलब आगे फर्दर इनको इस तरीके से मिलता रहा, ओके। और जो राजभवन है वहाँ पर इनकी ओथ सेरेमनी होती है, और ओथ सेरेमनी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द LG ऑफ पुडुचेरी, जिनका नाम है श्री के कैलाशनाथन। ये एक IAS है, रिटायर्ड हैं, और ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं DMRC, ने किस बैंक के साथ मिलकर स्मार्ट ट्रांजिट समाधान के लिए रुपे NMRC डेबिट कार्ड जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। तो रिसेंटली द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू लॉन्च द रुपे NCMC डेबिट कार्ड फॉर द स्मार्ट
जो ट्रांजिट सॉल्यूशंस होते हैं इसके लिए। तो अभी दिल्ली मेट्रो और एयरटेल पेमेंट बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, तो एक ऐसा ये रुपे डेबिट कार्ड इन्होंने निकाला है जो ऑल इन वन कार्ड की तरह काम करेगा। इससे आप न केवल पैसे निकाल सकते हैं बल्कि पूरे भारत में मेट्रो, बस और पार्किंग का भी जो पेमेंट है वो भी आप बिगर लाइन में लगे सिर्फ टैप करके ही कर सकते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में अभी जो साझेदारी है वो DMRC के यहाँ पर हुई है। थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं, ये एक वन नेशन वन कार्ड के जो सपना है उसको ये पूरा करने की दिशा में एक मेजर एक बड़ा कदम मैं कहूँगा, और DMRC और एयरटेल पेमेंट बैंक के बीच में ये हुआ है। और इस कार्ड का नाम है बेसिकली NCMC इनेबल्ड रुपे डेबिट कार्ड, ठीक है। और जो इंटर ऑपरेबिलिटी, क्योंकि इससे दो तीन चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, ईज़ ऑफ एक्सेस होगा, डिजिटल इंटीग्रेशन होगा। इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये भारत के सभी अलग अलग तरीके के जो नेटवर्क होंगे उसमें जो है ये काम करेगा, जैसे कि बस की सेवाएं और पार्किंग लॉट वहाँ पर भी ये वैलिड है। और ईज़ ऑफ एक्सेस में आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई टोकन खरीदने या फिर खास मेट्रो स्मार्ट कार चलाने के लिए आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो इसलिए ये चीज़ रहेगी। और डिजिटल एकीकरण के लिए जो है इजली ये जो कार्ड है इसको आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के जरिए आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने फैसिलिटी के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रखी हैं। की हाइलाइट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनको आप एक बार रीड कर सकते हैं। ये आपको पूरा PDF फॉर्मेट में एज इट इज़ मिल जाएगा। दिलीप राज न केवल एक अभिनेता थे बल्कि उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया था। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या था जिसने हितू गिट्टू जैसे शो का निर्माण किया था? तो आपसे कहा गया है कि कन्नड़ सिनेमा में जो है दिलीप राज वॉज नॉट ओनली एन एक्टर बट ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्रोड्यूसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोडक्शन हाउस दैट प्रोड्यूस शोज लाइक हिट्टू गिट्टू? तो जो कन्नड़ सिनेमा था उसमें और टीवी में जो जाने माने अभिनेता थे दिलीप राज, तो अभी इनका 47 साल की जो एज थी उसमें हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो उन्होंने पापा पांडू और ऐसे बहुत फेमस शोज जो है उसमें एज अ प्रोड्यूसर जो है वो अपनी पहचान बनाई थी। और अभी रिसेंट में आपने भी देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं प्रतीक यादव, इनके निधन की भी खबर आई है। तो ये दोनों न्यूज़ काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं। तो ये जो है धृति क्रिएशंस, जो दिलीप राज था इनका जो प्रोडक्शन हाउस था उसका नाम था धृति क्रिएशंस, ठीक है। लेकिन अगर अभी रिसेंट में हम बात करें तो जो मुलायम सिंह यादव हैं इनके जो बेटे प्रतीक यादव, इनका निधन भी हुआ है। तो ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा है कि प्रतीक यादव किस जो है पॉलिटिकल पार्टी के घराने से रिलेशन रखते थे, तो मुलायम सिंह यादव के ये बेटे थे, ठीक है। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी, तो एक जो है प्रतीक यादव और जो दूसरे हैं वो है अखिलेश यादव, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी जो ये दिलीप राज हैं इनका तो हार्ट अटैक से 47 की एज में जो है इनका निधन हुआ। ये एक्टर थे और टेलीविज़न कैरियर में इन्होंने बड़ा नाम कमाया। पापा पांडू और ऐसे और भी अलग अलग जो आइकॉनिक जो सिटकॉम थे वो इनके द्वारा दिए गए। और अगर हम फिल्म कैरियर की इनकी बात करें तो इन्होंने फिल्म कैरियर में जो मिलाना और नंदा लव्स नंदिता जो है ऐसी फिल्मों में इन्होंने अपना नोटेबल अपीयरेंस भी दिया था। तो ये 2 इनकी मूवीज़ भी थी, ओके। और प्रोडक्शन में जो है ये थे और इन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस बनाया जिसका नाम था धृति क्रिएशंस, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है धृति क्रिएशन जो है वो किसका प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर है। और मैंने आपको बता दिया प्रतीक यादव, ये भी क्वेश्चन जो है विचरी में पूछा जा सकता है। ये यंगेस्ट सन ऑफ द समाजवादी पार्टी, जो फाउंडर थे इस समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव उनके, और इनकी जो वाइफ हैं इनका नाम है अपर्णा विष्ट यादव और ये जो हैं बीजेपी में हैं, ठीक है। बट ये जो प्रतीक यादव थे ये पॉलिटिकल से थोड़ा सा दूर रहते थे, जिम थे और फिटनेस एंथुसियास्टिक काफ़ी ज़्यादा थे। अभी रिसेंट में इनका काफ़ी यंग एज में जो है निधन हो गया। मई 2026 में जारी RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त सप्ताह में घटकर कितना रह गया? अकॉर्डिंग टू द RBI डेटा रिलीज्ड इन द मई 2026, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव ड्रॉप्ड टू व्हाट अमाउंट इन द वीक एंडेड? तो अभी रिसेंट में क्या होता है कि जो मई 2026 है इसमें भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें बड़ी गिरावट आई है, ठीक है। ये काफ़ी गिर गया है और अब ये लगभग जो है $690 बिलियन का यहाँ पर रह गया है, ठीक है। तो
बेसिकली क्या होता है कि ये जो कमी है वो मुख्य रूप से जो गोल्ड रिजर्व और जो विदेशी मुद्रा संपत्तियां हैं उसकी कम होने की वजह से हो जाती हैं। तो फरवरी में ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचे था, लेकिन अब जो है इसमें यहाँ पर हमें कमी देखने को मिली है। तो इसका राइट आंसर होगा 690.693 बिलियन डॉलर। लेकिन आप ये वाला फिगर याद कर लेना, 690 वाला, ठीक है। तो इसमें ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स, तो इसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है, 7.794 बिलियन डॉलर का। तो अब ये सेटल्ड हुआ है 690.693 पर, ठीक है। तो ये मई तक जो है आपसे आंकड़े पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ओके। और अगर आप देखेंगे फरवरी में, तो फरवरी में जो है काफ़ी हाई था, 728.494 बिलियन डॉलर था। तो ये ऑल टाइम हाई था, और अभी जो है यहाँ पर डिक्लाइन इतना हमें देखने को मिला है, ठीक है। और इस डिक्लाइन के पीछे की जो मेजर जो वजह है वो यही है कि जो गोल्ड रिजर्व्स हैं इसमें जो कमी है 5 बिलियन डॉलर से अधिक की जो बड़ी कमी है, जो जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशियल फॉल, वो देखने को मिला है। और जो फॉरेन करेंसी एसेट्स FCI, तो इसमें लगभग 2.8 बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में सर्वोदय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। तो ये जो बैंक है मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो अभी क्या हुआ है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो इन्होंने अपना जो एक लाइसेंस कैंसिल किया है, ये है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। तो आपसे पूछा है कि ये बैंक जो है वो कौन से स्टेट में ऑपरेटेड है, तो महाराष्ट्र में है ये बेसिकली, ठीक है। और आपसे इस तरीके की न्यूज़ में बहुत कंसेक्यूटिव एग्जामिनेशन में ट्रेंड रहता है, उसमें ये पूछे ही जाते हैं, ओके। और जो की डिटेल्स हैं जो कैंसिलेशन की, वो भी हमने यहाँ पर बता रखी। विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोज ऑफ द बिजनेस मई 12, 2026 द बैंक इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी बैंकिंग बिजनेस। तो 12 मई 2026 से किसी भी तरीके की बैंकिंग एक्टिविटीज़ पर इन्होंने रोक जो है वो यहाँ पर लगा दी है, इंक्लूडिंग द एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये इनको यहाँ पर रोका गया है, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि जैसे आपने पैसा बैंक में जमा कर दिया और कल को बैंक जो है रीपे करने के लायक नहीं है, बैंक जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, तो आपका पैसा कौन देगा? आपका पैसा देगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। मुझे एक कमेंट करके बताएगा कि इसकी लिमिट कितनी है। ये मैं कई बार पहले के क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुका हूँ। DICGC कितना आपको मैक्सिमम जो अमाउंट है वो दे सकता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा। और जिसका सही जवाब होगा, वरना मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट बिफोर दैट यू शुड ट्राई इट, ओके। क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है DICGC जो आपके पैसे की पूरी एक कस्टोडियन की तरह काम यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। हाल ही में दक्षिण तट रेलवे SCOR के पहले प्रधान मुख्य इंजीनियर PCE के रूप में किसका नियुक्त जो है वो यहाँ पर किया गया है? तो आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर PC ऑफ द साउथ कोस्ट रेलवे SCOR। तो आप ऐसे समझें कि जो BSK राजकुमार है, इनको भारत के नए दक्षिण तटीय रेलवे, जिसको हम लोग बोलते हैं SCOR, तो इस जोन का पहला मुख्य जो इंजीनियर होता है ना, वो यहाँ पर बनाया गया है। तो इनका जो काम है वो विशाखापट्टनम में जो नया एक हेडक्वार्टर जो बन रहा है ना, उसको तैयार करना, और अलग अलग जो रेल डिवीज़न है इनको जोड़कर इस पूरे नए जोन को चालू करना यहाँ पर रहेगा। तो BSK राजकुमार जो है ये काफ़ी चर्चा में है, और अब इनको जो है रिसेंटली प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर जो है वो अपॉइंट यहाँ पर करा गया है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना न्यूली अपॉइंटेड के, ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं, इसलिए हम इनका जिक्र जरूर यहाँ पर रखते हैं। और नाम पूछा जाएगा, किस जगह के हुए वो पूछा जाएगा, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से बैच के हैं। तो ये 1988 बैच के एक इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ द इंजीनियर IRSC जो है ये हैं, और इनको भेजा गया है जो है बेसिकली SCOR जोन में, ठीक है। और ये विशाखापट्टनम में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये करंटली काफ़ी सारा काम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अपॉइंटिंग, डिजिग्नेशन और जोन, ये तीन चीज़ें यहाँ पर हैं जो मैंने तीनों आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट समझा रखी हैं यहाँ पर। What is the total corpus of the Bharat Maritime Insurance Pool
BMIP रिसेंटली लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भारत समुद्री बीमा पूल का कुल कोष कॉर्पस जो है वो यहाँ पर कितना रखा गया है। अभी क्या हुआ है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने जो समुद्र के थ्रू व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है ये शुरू किया था। अब एक्चुअली इस शुरुआत करने के पीछे की वजह यही थी ताकि कभी कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो या फिर कभी और भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तो उसमें जो भारतीय जहाज़ हैं और जो ट्रेड हो रहा है तो इसमें इनको नुकसान से बचाया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने इसमें टोटल इंश्योरेंस जो पूल साइज है वो यहाँ पर रखा है और एक सॉवरेन गारंटी, दो चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी। तो अगर हमसे पूछा है कि टोटल कॉर्पस, टोटल जो इंश्योरेंस पूल साइज है वो कितना है, तो ये है हमारा $1.5 बिलियन का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बेसिकली दो चीज़ें हैं, दोनों को आप ध्यान से यहाँ पर समझ लेना। पहले जो टोटल इंश्योरेंस पूल साइज है, मतलब इतना बड़ा यहाँ पर इन्होंने फंड बनाया है कि इस पूल से जो मैरीटाइम इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसे जो है आप टोटल कैपेसिटी यहाँ पर समझ सकते हैं जो कि ये $1.5 बिलियन की है। अब एक जो है यहाँ पर $1.4 बिलियन का जो इन्होंने सॉवरेन गारंटी रखी है, मतलब ये यहाँ पर हो जाता है कि जो ये अमाउंट है वो सॉवरेन गारंटी का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है इस अमाउंट तक का जो है वो आपको बैकिंग दे रही है। मतलब अगर कोई बड़ा नुकसान होता है, जैसे कि कोई वॉर में अटैक कर दिया गया, तो सरकार इसको यहाँ पर कवर करेगी। तो इससे इंश्योरेंस कंपनीज को रिस्क लेने में जो है वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सॉवरेन गारंटी है वो रखी गई है 12,980 करोड़, मतलब कि $1.4 बिलियन की। और इस पूरे पूल का जो साइज है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, ये यहाँ पर रखा गया है $1.5 बिलियन का। तो ये क्वेश्चंस में बड़ा ट्रिकी पॉइंट था, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसका टारगेट ये है कि इसमें जो भारत का झंडा लगा होगा इन जहाज़ों पर, तो इनको जो है एक तरीके से कार्गो तक ले जाना और बाकी सारी फैसिलिटीज़ में भी इनको यहाँ पर फर्दर शामिल किया जा रहा है। ठीक है, की हाइलाइट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपसे टोटल कॉर्पस पूछा जाएगा 1.5 बिलियन का है। अगर पूछा कि बैंक गारंटी कितनी दी गई है तो वो $1.4 बिलियन की जो सोवरेन गारंटी यहाँ पर दी गई, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो यहाँ पर बेहिचक आगे काम कर पाएँ, क्योंकि उनके पास में इतना जो बैंक गारंटी का जो सोवरेन गारंटी है वो तो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और इसमें मैनेजिंग जो एंटिटी है वो है GICRE, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है यहाँ पर। तो किसी तरीके का कोई वॉर रिस्क है, ठीक है, कोई मशीनरी डैमेज है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, तो वो सब कार्गो लॉस है, तो उनको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। एप्पल ने भारत में अपने संचालन संबंधी बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी के साथ में यहाँ पर साझेदारी की है? तो आपसे कहा गया कि एप्पल हैज़ रिसेंटली अनाउंस अ पार्टनरशिप, एक यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है विद विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी टू एड्रेस इट्स ऑपरेशनल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स इन इंडिया। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो एप्पल, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, इसने भारत में सौर ऊर्जा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अभी एक निवेश किया है। और ये जो निवेश था वो 100 करोड़ रुपीज़ का निवेश था। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा है कि एक क्लीन मैक्स है ना, तो क्लीन मैक्स के साथ में अभी एक समझौता किया है। तो क्लीन मैक्स के साथ में अब ये भारत के 6 शहरों में सोलर पैनल जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा सकेंगे। और इस निवेश से जो एप्पल के 2030 तक पूरी तरीके से जो इको फ्रेंडली जो इनका टारगेट है उसको यहाँ पर ये लोग पूरा करने वाले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है किसके साथ समझौता हुआ है? क्लीन मैक्स के साथ में। एप्पल 2030 तक की इनकी जो स्ट्रेटजी है तो उसमें क्या करेंगे कि पूरी तरीके से जो इको फ्रेंडली बनने का इनका जो टारगेट है वो है 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट है एप्पल के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन फोकस होगा कि 2030 तक जो आपका 14.4 जो मेगावाट है ना, इस पोर्टफोलियो पर इन्होंने अपना फोकस रखा है, जिसमें भारत के 6 अलग अलग जो स्थान है वहाँ पर छतों पर लगे सौर पैनल जो हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। और इसी के साथ में जो ये स्टेबलाइज जो है 2030 तक 500 गीगाबाइट जो है वो अपना जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पर ये लोग पूरा करने वाले हैं। ठीक है, अचीव करने के लिए इनका एक इनिशिएटिव है। MNVS Prabhakar has recently taken charge as the chairman and managing director
ऑफ विच नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि एक MNVS प्रभाकर हैं, इन्होंने जो है RINL जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, तो RINL के इनको जो है अभी निदेशक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है इनको यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। और अभी ये जो पूछा जाता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कौन से इसका फुल फॉर्म बताओ, तो कई बार इसमें पूछ जाता है कि आई का मतलब क्या है, RINL में आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब है इस्पात, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अब ये बन चुके हैं। और इस पोजीशन पर आने से पहले जो प्रभाकर थे, इनका मैकॉन लिमिटेड में एक शानदार कैरियर था, तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं जो है वहाँ पर दे रहे थे, डायरेक्टर थे ये, ठीक है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है और डिजिग्नेशन इनकी है CMD के तौर पर RINL में, ठीक है, तो ये पूछा आपसे जा सकता है। और लोकेशन क्या है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। What is the theme of India Pavilion at the Venice Van Meal 2024-26, which focuses on the concepts of home and displacement? तो आपसे कहा गया है कि जो वेनिस विनेल 2024-26 में इंडिया पवेलियन का जो विषय है वो आपसे पूछा गया कि इसकी थीम क्या है, ओके, जो घर और विस्थापन की अवधारणाओं पर क्रेडिट देते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि भारत ने इटली के जो वेनिस में जो सबसे बड़ा आर्ट फेस्टिवल हो रहा है ना, इसमें भारत ने अभी अपना हिस्सा लिया। तो भारत के जो पवेलियन का नाम था वो था नेस्टल्ड, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि क्या था, तो नेस्टल्ड री इमेजिनिंग होम, ठीक है, तो ये यहाँ पर है इम्पोर्टेंट। और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या टाइटल रखा गया है, तो ये नेस्टल्ड। कौन सा 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन, ये कहाँ पर है, वेनिस में। तो 61वें जो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है, इसमें जो है एक नेस्टल्ड नाम का एक पवेलियन है, वो भारत की जो प्रोमिनेंट प्रेजेंस है वो यहाँ पर दिखाता है। और जो ये क्यूरेटेड बाय किसके द्वारा है, तो एक आप ऐसे समझ लें कि जो पवेलियन है ना, वो एक होम की तरह एक बहुत ही आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन है, उसको यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछा था। आरशिया लोखंडवाला, तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम जो है आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो आरशिया लोखंडवाला, द पवेलियन इज़ द प्रोफाउंड आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द होम, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर है, तो ये है आशिका लोखंडवाला, तो इनके द्वारा ये क्यूरेटेड है, ठीक है। और इस प्रदर्शनी में जो है मेन जो थीम हम कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या थी, रैप एंड वेफ्ट, ठीक है। तो मतलब भारत की जो समृद्ध जो टेक्सटाइल हेरिटेज है ना, उसको यहाँ पर जो है गहराई से इंस्पायर्ड किया गया है, ठीक है। और जो नेशनल आर्ट जिसको हम बोलते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स NGMA, तो इसके द्वारा जो संस्कृति मंत्रालय है, तो उसके द्वारा इसको समर्थन पूरा प्राप्त है। और ये जो पवेलियन है वो भारतीय कलाकारों के लिए इटली के वेनिस में जो एक वैश्विक कला है और समुदाय से जो जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में एक काम कर रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो एग्जीबिशन का नेम आपसे पूछा सकता है, कहाँ पर है ये, और इसके जो क्यूरेटर हैं ये आरशिया लोखंडवाला। और रैप एंड वेफ्ट, ये इसकी कोर मेटाफर थीम जो है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। Under the recently signed Memorandum of Understanding between India AI and the Indian Council of the Medical Research ICMR, on which platform with the ICMR share health data through its MIDAS framework। तो आपको पहले न्यूज़ अच्छे से मैं समझा दूं। अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार की जो संस्था है जिसको बोलते हैं इंडिया AI और ICMR, तो इसका जो इनका जो हेल्थ वाला जो फील्ड है ना, तो इनके स्वास्थ्य क्षेत्र में जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बेहतर बनाने के लिए अभी जो है एक MOU साइंड हुआ है। तो ये इंडिया AI और ICMR के साथ में हुआ है, पहली चीज़ ये। तो इसमें क्या होगा कि इस एग्रीमेंट को होने के बाद में जो ICMR है वो अपना डेटा देगा और इंडिया AI अपने सुपर कंप्यूटिंग पावर का जो इस्तेमाल करके जो है अलग अलग तरीके की AI तकनीक जो है स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीज़ें होंगी उनको यहाँ पर विकसित
कर पाएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अंडर द रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एआई एंड इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द आईसीएमआर शेयर द हेल्थ डेटा थ्रू द मिडास फ्रेमवर्क। तो ये करेंगे अल्कोश के थ्रू। ठीक है, तो ये जो अल्कोश है ये इस सबसे बड़े जो एमओयू का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। और ये जो कोलेब्रेशन है वो यहाँ पर इन्होंने जो डिज़ाइन किया है ये फॉस्टर अ रोबोस्ट एंड इंटरऑपरेबल एआई इकोसिस्टम होगा बेसिकली। तो ये होगा कि भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसके लिए एक मजबूत और आपस में एक इंटरऑपरेबल एआई को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में एमएसडी इंडिया द्वारा शुरू किए गए सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया है। तो आपसे कहा गया है कि विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस। जो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस जो कैंपेन है अभी एमएसडी इंडिया के द्वारा रिसेंटली इसमें लॉन्च किया गया, तो किसके साथ इसको किया गया है, तो ये जो है माधुरी दीक्षित के साथ में जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए एक मुहिम जो है वो यहाँ पर शुरू की गई। तो जो सबसे बड़ी जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो दवा कंपनियाँ हैं तो उसमें एमएसडी इंडिया है, तो इन्होंने जो है माधुरी दीक्षित के साथ मिलकर जो सर्वाइकल कैंसर है इसके लिए एक इन्होंने जागरूकता अभियान चलाया है। और इसका मेन मकसद ये होगा कि जो एचपीवी वैक्सीन है इसके बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर देना और लोगों को ये जो एचपीवी वैक्सीन ताकि वो इसको लगवा पाएँ। और अभी रिसेंट में आपने देखा कि सरकार ने एक बड़े मिशन में जो है मदद करने की बात भी कही है कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है एक बात भी कही थी कि हम भी इसमें शामिल यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो निजी क्षेत्र है उसकी ये जो पहल है वो भारत सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIIP के प्रयासों को जो है वो यहाँ पर समर्थन दे रही है। और विशेष रूप से फरवरी 2026 में जो है ये बात यहाँ पर कही गई थी। और माधुरी दीक्षित को जो है इसमें यहाँ पर जो है लिया गया है क्योंकि ये भरोसेमंद हस्ती भी हैं और अलग अलग तरीके से लोग इनको जानते हैं। तो इस अभियान से जो स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट और जो पेडियाट्रिक्स हैं इनके साथ जो ह्यूमन पैप्लोवायरस HPV और इसका जो बचाव है तो उसके स्वास्थ्य विकल्पों पर चर्चा करने के लिए इसमें इनको इनकरेज आगे किया गया है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन जो है वो किसके साथ हुआ, माधुरी दीक्षित। और अगर हम देखें तो इसका जो कोर मैसेज है वो यही है कि फोकस द लिंक बिटवीन HPV एंड सर्वाइकल कैंसर अर्गिंग टाइमली मेडिकल गाइडेंस। ठीक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस शहर में रायथू बाजार के 6 करोड़ रुपए के विस्तार कार्यों में जो है एक अभी आधारशिला रखी गई है। तो इन विच सिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर ₹6 करोड़ एक्सपेंशन वर्क ऑफ द रायथू बाजार रिसेंटली लेड। तो अभी क्या हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश सरकार है तो इनका जो कुरूनल है तो इसके रायथू बाजार को 6 करोड़ रुपए खर्च करके एक मॉडर्न बनाया जा रहा है। तो ये राइट आंसर होगा हमारा कुरूनल को। ठीक है, तो इसको इन्होंने मॉडर्न करने के लिए जो है 6 करोड़ रुपए इसका जो है खर्चा वो यहाँ पर पहली चीज़ ये यहाँ पर करने वाले हैं। और इसमें क्या होगा कि जो पक्की दुकानें हैं वो चीज़ें होंगी और बेहतर ड्रेनेज और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी ताकि किसान जो है वो अपने उत्पादों का सही दाम वो भी लगा सकें और ग्राहकों को भी यहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिल सके। तो इसके लिए जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं, RCC स्टॉल्स लग रहे हैं, ऑल वेदर फ्लोरिंग हो रही है और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो है इनका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली है क्या, तो आंध्र प्रदेश ने 6 करोड़ का जो फाइनेंशियल आउटले है वो कुरनूल रायथू बाजार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल है इसके लिए ये जो है खर्च करने यहाँ पर वाले हैं। ठीक है, बेंगलुरु में नया स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र HEOC जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके किस प्रमुख मिशन के तहत स्थापित यहाँ पर किया गया है। तो अभी क्या हुआ है कि जो कर्नाटक सरकार है उसने बेंगलुरु के एक हाईटेक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जिसको बोलते हैं HEOC तो इसको शुरू किया है। तो ये जो सेंटर है वो किसी भी बीमारी या इमरजेंसी केस में पूरे राज्य के जो हॉस्पिटल्स होंगे और जो मेडिसिन होंगी उनकी जानकारी को वो है एक जगह यहाँ पर जुटाएगा। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो इस के तहत जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो स्टेट हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है ये बेंगलुरु में हुआ है,
ठीक है। और इसको डेवलप्ड किया गया इन द कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलकर जो है वो इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो एक सेंट्रलाइज डेटा होगा, मतलब कि एक तरीके से जो कोई भी डिसीज़ है जिसको हम बोलते हैं एक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, ये जो IDSP होता है ना, और जो हॉस्पिटल के बेड वगैरह होते हैं तो इनका मैनेजमेंट वगैरह, इन सब सारी इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना, तो ये डेटा को सेंट्रलाइज यहाँ पर करेंगे, रिस्पांस कोऑर्डिनेट होगा और रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो अगर पूछा है कि लोकेशन क्या है, तो ये फैसिलिटी सिचुएटेड है विद इन द आरोग्य सौदा कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में। और जो ऑपरेशनल फैसिलिटी है 24/7 है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर है कि एक वीडियो वॉल फॉर द रियल टाइम GIS मैपिंग ऑफ डिजीज़ हॉटस्पॉट एंड इमरजेंसी कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मेजर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हाल ही में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए सिफ्टोस्टेमिया अन्नामलाई का संबंध किस पौधे के जो है फैमिली से यहाँ पर है, तो विच प्लांट फैमिली डज। तो इसमें आपको बताना है कि उसका फैमिली का नाम क्या है बेसिकली। तो अभी क्या है कि जो तमिलनाडु की जो संजीव पहाड़ी है, तो वहाँ पर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अंगूर परिवार की एक नई जो प्रजाति है वो यहाँ पर खोज निकाली है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसका कौन सी जो प्लांट फैमिली है, तो वो कौन सी यहाँ पर प्लांट फैमिली है, तो इस प्लांट फैमिली का नाम आपसे यहाँ पर पूछा सकता है। तो अन्नामलाई विश्वविद्यालय के 2 PhD स्कॉलर्स थे, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम था S आकाश का और K मणिकंदन, और इनके जो गाइड हैं वो हैं डॉक्टर मुलैया नाथन। तो इन्होंने एक नई जो प्रजाति है उसकी यहाँ पर खोज की है, तो इस प्रजाति का नाम है वाइटिसिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रजाति यहाँ पर खोजी गई है और ये कहाँ पर है, तो ये संजीवी हिल है, वहाँ पर ये प्रजाति बेसिकली पाई गई है। और ये ग्रेप की प्रजाति होती है, इसी को बोलते हैं वाइटिसिया, अंगूर की प्रजाति ये बेसिकली है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें क्या है कि इन्होंने शुरू से अंत तक लगातार जो है वो 3 यहाँ पर पत्तियाँ होती हैं, और जो इसमें अपनी मिलती जुलती प्रजातियाँ, ठीक है, तो वो अलग अलग जो फैमिलीज़ हैं उसको यहाँ पर बनाती हैं। रिप्रोडक्शन भी है इसमें, तो इसमें सफ़ेद या पीले फूल और गोल फल जो है वो इसमें लगते हैं। तो 2026 तक जो है ऑफिशियली जो अंतर्राष्ट्रीय टैक्सोनॉमिक जनरल है जिसको बोलते हैं फाइटोक्सा, तो फाइटोक्सा में इसको यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये जो इंटरनेशनल जर्नल होता है जिसको बोलते हैं फाइटोक्सा, तो उसमें इसको यहाँ पर मार्च 2026 तक जो है ये इसके जो है बात की गई है कि इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और इसका आगे का जो डेटा है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और बेसिकली ये जो पौधा है ना, वो एक अन्नामलाई विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है राजा सर, तो राजा सर अन्नामलाई चौटियार जो है इनके सम्मान में जो है ये रखा गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके की जो हिडन बायोडाइवर्सिटी है ना, ये उसको जो है आगे लेकर आ रहा है। और ये जो अक्सर आप देख सकते हैं कि इसका जो कंपेरिजन किया जाता है वो जो वेस्टर्न घाट्स है ना, तो उससे करते हुए जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर आज रखे हैं। ये आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थे आपके लास्ट जो सेशन था उसमें काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया कि विच एनिमल इज़ नोन एज द सिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये है कैमल। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, मार्स। और द लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ द मोल्टन मैग्मा, इसको बोलते हैं मैंटल। तो विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, तो ये 61st जो अमेंडमेंट था वो था। और विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ये क्या है, नाइट्रोजन है। पूरी PDF करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा का जो कस्टमर केयर है वो आपको कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं 8448169188 पर हमें आप मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।